कल पाकिस्तान इंडिया का मैच था और हमें दो चीज़ों का पता चला। एक तो ये पता चला कि हमारे पास एक नया बैट्समैन पैदा हो गया मैच के अंदर और एक नया बॉलर पैदा हो गया जो इससे पहले हमें नहीं पता था। नया जो बैट्समैन पैदा हुआ है वो है शाहीन शाह अफरीदी। हम समझते थे वो सिर्फ बॉलर है, लेकिन जब ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट स्कोर उनका और एक और लड़के का था, बाकी तो टीम सारी फ्लॉप होगी हमारी, तो पता चला कि शाहीन शाह अफरीदी ही हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है इस वक्त, जो इतने प्रेशर में भी छक्के मार सकता है हिंदुस्तान को। दूसरा हमारा एक ओपनर बैट्समैन थे साइम अयूब। हम एज अ ओपनर तो उनको जानते थे, लेकिन क्योंकि वो सिफर पे आउट हुए तो बाद में पता चला कि एक्चुअली वो बैट्समैन नहीं, वो बॉलर है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की तीनों विकेटें थी उन्होंने ली, तो ये कमाल हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी हमें कल पता चली कि हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने उनके साथ किया 9, 10, 11, 12 मई को, उसका इतना गम उनके दिल को लगा हुआ था कि उन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारे 6 राफेल गिरा दिए, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान जंग जीत के डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया, डोनाल्ड ट्रंप हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा है। इस बेइज्जती का बदला एक ही तरीके हो सकता है कि पाकिस्तान को मैच हराया जाए और उसके बाद जो प्रेस टॉक की जाए, एक तो उनसे हाथ ना मिलाया जाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, एक तो उन्होंने ये तरीका अपनाया, ना टॉस के वक्त, ना मैच खत्म होने के वक्त, ना मैच खत्म होने के बाद। और तीसरा चौथी बात ये कि वो जब इंडियन कैप्टन आया खिताब करने के लिए मीडिया टॉक या जो भी वो स्पॉन्सर होस्ट के साथ बात कर रहे थे, तो उन बेचारों ने बताया कि जी पहलगाम अटैक जो है, जिसको हम भी खैर बड़ा कंडेम करते हैं, ये उसके नाम है फतह और भारतीय फौज के नाम है। हालांकि भारतीय फौज का सबको पता है वो किस बुरी तरह हारी है। अब अगर हिंदुस्तान T20 मैच में पाकिस्तान की 9 विकेटें गिराकर अपनी राफेल गिराने का बदला ले रहा है या समझ रहा है बराबर हो जाएगा, जंग का हो जाएगा, तो आप उनकी अकल पे मातम ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान ने ये इवेंट जो एशिया कप का है, इसका होस्ट हिंदुस्तान है। ये हो मैचेस दुबई में रहे, इसकी वजह यह है कि कोई पाकिस्तान जिस चैंपियनशिप का पहले होस्ट था, जिस टूर्नामेंट का, उसमें हिंदुस्तान नहीं आया, तो वो मैचेस दुबई में हुए थे। उसी वक्त ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान फिर जिस टूर्नामेंट का होस्ट होगा उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट इंडिया के बजाय रखना पड़ा है दुबई में। अब दुबई में जब टूर्नामेंट हुआ तो इसके अंदर हमने देखा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लॉस को वायलेट किया गया। चले अगर अपने तौर पे हिंदुस्तान का कैप्टन करता तो और बात थी, पाकिस्तान का कैप्टन अपने तौर पे करता तो और बात थी, लेकिन यहाँ पे मैच रेफरी ने जो है वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। मैच रेफरी ना हिंदुस्तान बोर्ड का है ना पाकिस्तान बोर्ड का है, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल। उस मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कैप्टन को, अगर हम वीडियो दिखाएं, पहले ही बता दिया कि जी आपने और इंडियन कैप्टन ने जो है हाथ नहीं मिलाना आपस में। हालांकि टॉस के बाद ये ट्रेडिशन है कि आपको हाथ मिलाना होता है, तो ये पैगाम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को दिया और बीसीसीआई ने इंटरनेशनल रेफरी को दिया कि आपने हाथ नहीं मिलाना इंडियन टीम के कैप्टन के साथ, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान पहलगाम के पीछे, हम सिर्फ मैच खेलने आए हैं, हम हाथ मिला के पाकिस्तान की कोई जीती हुई फतह को इंडोर्स नहीं कर सकते या पहलगाम अटैक को। ये हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अब पूरे टूर्नामेंट में से अपने आप को विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। ये हमारे सामने जो ऑफिशियल लेटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा है, और जहां तक मेरी इतलात है इस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल सिकंदर बख्त, पाकिस्तान की तरफ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त जो है वो पाकिस्तान की तर्जमानी करते हुए आईसीसी से मिल रहे हैं। इस लेटर के ऊपर वो लेटर क्या है कि हमने ये कहा है आईसीसी को कि पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सुलेमान आगा से कहा कि टॉस के मौके पर हैंड शेक नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने भारतीय कप्तान को भी अलग यही बात बुला के कि इस गुफ्तगू के बारे में हमें वैसे इल्म नहीं है। मैच रेफरी ने इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल से इस मामले पर बात की और पूछा कि मैच रेफरी को ये हुक्म किसने दिया कि टीम के कैप्टन आपस हाथ भी नहीं मिलाएंगे। एंड्रू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है, और फिर कहा कि असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। जिसके बाद नवीद चीमा ने मैच रेफरी से बराह रास्त एहतजाज भी किया। एशिया कप के कवानीन के मुताबिक एमसीसी कवानीन और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत मैच खेला जाना था, जिसके मुताबिक खेल सिर्फ कवानीन के मुताबिक नहीं बल्कि बाइज्जत, शफाफ और मुस्बत अंदाज में खेला जाना था। मैच ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि मुस्बत माहौल कायम करते आईसीसी कंडक्ट बराए मैच प्रोफेशनल आर्टिकल 2 की ये वायलेशन हुई है, इस लेटर में लिखा गया है, और ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जिस पर एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाना चाहिए, पाकिस्तान का मुतालबा है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आइंदा कोई मैच इस टूर्नामेंट का नहीं खेलेंगे जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया नहीं जाता। अभी आप देखें कि जब ये मैच खत्म हुआ तो एक ट्रेडिशन है, चले टॉस के बाद भी हाथ नहीं मिलाया, जब मैच खत्म हुआ अगर हम फुटेज दिखा सकें, जब हिंदुस्तान कैप्टन ने सूर्या कुमार ने आखिरी हिट मारी, उसके बाद अगर हम वीडियो दिखा सकें तो एक ट्रेडिशन है कि आप फील्डिंग टीम के साथ हाथ मिलाते हैं। उन्होंने
इतने प्रेशर में थे वो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से। वो प्रेशर इसलिए था कि जिस वक्त ट्रॉफी की रूनुमाई हो रही थी उस वक्त हिंदुस्तानी कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से गलती से हाथ मिला लिया, तो हिंदुस्तान में ट्रोलिंग शुरू होगी इंडियन टीम की। अब वो बेचारे इस प्रेशर में इंडियन कैप्टन, इंडियन टीम अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करने के लिए कि हम पे गद्दारी का लेबल ना लगे, आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान टीम से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब नीचे खड़ी हुई लॉन में, तो ये था कि शायद इंडिया की टीम एक ट्रेडिशन नीचे आएगी और नीचे आकर जो है वो हाथ मिलाएगी। लेकिन आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम पे इतना प्रेशर था मोदी गवर्नमेंट का और हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट उस साइकी का कि उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया कि पाकिस्तानी टीम ऊपर आगे हाथ मिला ले। मतलब ये बड़ी मजे का खेस। और पाकिस्तान की साथ सियासत है ना कि सियासतदान आपस में एक दूसरे ईंट कुत्ते का बैर है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं करते। वही हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अभी आप देखिएगा कैसे दरवाजा ऐसे बंद करेंगे जैसे कि उनको खतरा है कि पाकिस्तान उन पर हमला ही ना कर दे आके अंदर, ये दरवाजा बंद। तो जनाब ये सिचुएशन पे पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि मैच रेफरी अगर तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप कंटिन्यू करेगा, इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। और यस, हमारे साथ एक सवाल भी है पॉलिटिकल कि पाकिस्तान जब सैलाब में डूबा हुआ है तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल दौरों पर क्यों निकले हुए हैं। हमारे साथ मियाँ जावेद लतीफ़, मुस्तफा नवाज खोकर, अहमद अवैस साहब और हमें थोड़ी देर के लिए मोहम्मद इरफान साहब ने भी ज्वाइन किया जो पाकिस्तान टीम क्रिकेट पे बात करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन को निकाल के पाकिस्तानी टीम ने, यानी बाबर को और रिजवान को, ये जो टीम उतारी है मैदान में जो कि क्लब लेवल की टीम लग रही थी। और बड़ा अच्छा ही है वैसे हम ना ही खेलें अगले मैचेस, ये मेरी अपनी राय है कि तो शायद हमारी क्रिकेट में भी ज़रा इज्जत बच जाए रिगार्डलेस ऑफ दिस मैटर। तो इसमें ये जो कोच है हमारे अब जो कि मैनेजर हो चुके हैं आकिब जावेद साहब, इन्होंने कौन सा तीर चलाया जो पाकिस्तान की वहाँ पे इंसल्ट जिस तरह टीम की हुई है, सिलेक्टर है आकिब जावेद साहब। सबसे पहले मुस्तफा नवाज खोकर साहब, पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप का अगर रेफरी चेंज नहीं होता, जो रेफरी चेंज होने के चांसेस बहुत कम है? योर थॉट्स और कल के मैच पे जी भी। शुक्रिया कामरान भाई। मैं पहले तो ये बात तस्लीम करना चाहूंगा कि मैं क्रिकेट के मामलात में कोई माहिर नहीं हूँ और बुनियादी तौर पर ना ही मैंने कल जो क्रिकेट का मैच था वो देखा, लेकिन उसके बारे में सोशल मीडिया पर तस्करा जरूर सुना। और जिस वक्त ये पता चला कि जो हाथ ना मिलाने के जो वाकयात हुए और इंडियन टीम किस तरीके से वहां पर प्रेशर का शिकार थी, गो कि हम मैच हारे लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, तो उससे यही जहन में ख्याल पैदा हुआ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए, स्पोर्ट्स की पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए। दो ममालिक जहां पर आपस में इतनी आपस में जंग के बाद वहां पर इकट्ठे मैच खेल रहे थे, तो इस तरह की जो मौके होते हैं वो ब्रिज बनने का भी किरदार अदा करते हैं और जो टेंशन्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गुस्सा होता है उसको कम करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन अफसोस हुआ देख कर के भारत की जो टीम है उसने एक क्रिकेट के खेल को भी मुतनाज़ा बना दिया। और फिर मैंने तो अभी आपके प्रोग्राम के जरिए सुना कि रेफरी को ये हदायत दी गई थी कि जनाब आपने क्योंकि ये रेफरी इंश्योर ने करना है पाकिस्तान कि टीम वहां कैप्टन पर को कहा कि जी हाथ नहीं मिलाना, तो उसका बनता नहीं कि था ना, वो तो हाथ नहीं रेफरी है, ही मिलाना। शुड नॉट हैव कन्वेड सच मैसेज। तो ये एक मायूब सी बात लगी। गो के उनका ताल्लुक ना इंडिया से है ना पाकिस्तान से है। ये तो एक खेल है और खेल के अंदर इस तरह के रवैयों को फरोग देना वो किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। खेल खेल रहना चाहिए। बाहर तौर ये बात तो अपनी जगह, उनके हाथ ना मिलाने से भी अपनी जगह पर कायम है कि जो पाकिस्तान ने उनके साथ उस जंग के अंदर हमारी एयरफोर्स ने जो किया, वो तो एक ऐसी हकीकत है कि जो हाथ ना मिलाने से तो नहीं बदल जाएगी। तो ये तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हुई। बाहर तौर पाकिस्तान को फिर भी यही कोशिश करनी चाहिए कि खेल खेल ही रहे। अगर इंडिया उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसके साजिश में नहीं फंसना चाहिए, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए और एक हाई मॉरल ग्राउंड जरूर रखना चाहिए। ये रेफरी के ऊपर एतराज करके हमने ठीक किया है। और साथ ज़िम्नन इतना भी अर्ज करता चलूं, जो मेरे ख्याल से कहना बनता भी है, कि इस वक्त जो हमारे चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, उनके पास दो ओहदे हैं और दोनों ओहदे ऐसे हैं कि जो फुल कुल वक्ती ओहदे हैं। यानी कि मुल्क के वजीर दाखिला होना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना, ये दोनों भी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बेहतर होगा कि वो इन दोनों में से किसी एक का फैसला करें और किसी एक के ऊपर ही अपनी तवज्जो अगर मरकूज रखेंगे
तो शायद हमें फिर वो नताइज भी नजर आए। बिल्कुल सही। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर रेफरी नहीं भी चेंज होता, पाकिस्तान को एशिया कप का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, आपकी यही राय है मुस्तफा साहब? हम क्यों उनके जाल में फंसे? हमें एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पर लेना चाहिए। यार वैसे बाइकआउट और होने दे अगर जो मुस्तफा भाई, आपस की बात है, अगर कुछ सुनना ना हो। आपने परफॉर्मेंस कल की देखी नहीं मैच की हमारी, बचत हो जाएगी आगे। अभी यूई से भी मैच है, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि क्या होगा हमारा। हाँ, मैं परफॉर्मेंस के बारे में तो काफी मैंने सुना, सोशल मीडिया के ऊपर काफी शोर था और बहुत मीम्स भी बने हुए थे और बहुत पाकिस्तानी कौम दिल बर्दाश्ता भी थी हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। लेकिन उसके बावजूद हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना आप चाहिए, एक समझते हाई हैं मॉरल ट्रैप है ग्राउंड ये? को ठीक है। बरकरार रखना चाहिए वैसे और मैं बिल्कुल हमारे ठीक जो है सर, अगले आपका मैचेस पॉइंट हैं आ वो गया। खेलने चाहिए। अवैध साहब को खुश करने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब एक वाकया सुनाए थे, आप माइंड ना कीजिएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इंतहा थी पाकिस्तान की जब इमरान खान कैप्टन थे। हिंदुस्तान के जो एक क्रिकेटर थे दिलीप वंसारकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आउट हुए। पाकिस्तान के साथ मैच था, पाकिस्तान में हो रहा है, फैसलाबाद या लाहौर में हो रहा था। तो दिलीप वंसारकर ने कहा कि जी आउट नहीं है, कि जी मैं बड़ा बुरा मूव रहा था, वो पवेलियन से निकला। तो इमरान खान ने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई वो ये थी कि उन्होंने एज अ कैप्टन अंपायर के फैसले को ओवर राइड किया और उसे कहा कि दोबारा आगे खेलो, और अगली बॉल में वसीम अकरम ने उनको कॉट बिहाइंड कर दिया। तो ये तो हमने देखा है। और जिस तरह पाकिस्तान ने इमरान खान एज अ क्रिकेटर तो बहुत अच्छे थे भाई, न्यूट्रल अंपायर। ये और बात है, अपने इलेक्शन में वो न्यूट्रल अंपायर नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल अंपायर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पे किसी ने ब्लेसिंग की है तो वो इमरान खान है। मैंने कहा वैसा आप खुश कर दूं कि वैसा हमेशा मुझसे नाला ही रहते हैं मेरे एनालिसिस की वजह से। लेकिन वैसा बुनियादी सवाल आपसे सर, पाकिस्तान को एशिया कप का नाला नहीं रहता। अच्छा चले, एशिया कप का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं सर इस वक्त, अगर रेफरी नहीं हटता तो? देखिए, बाइकआउट का ये सिलसिला असल में जिस छोटे जहन का और जिस मैं कहूँगा कि लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, लेकिन इस जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है कि ये कमीनगी का इजहार की, जिस अंदाज में ये इंस्ट्रक्शन हुकूमत की तरफ से, इंडिया की हुकूमत की तरफ से आई हैं, तो ये कमीनगी का इजहार है हकीकतन, ये इज मीनलेस। सही है। और इसके मुतल्लिक अगर आप इजाज़त दें तो मैं बड़ा अप्रोप्रिएट शेर इसके जवाब में कह देता हूँ बस। और वो ये है कि तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला। वाह। तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला। हाँ, मेरे दुश्मन तो मेरी सोच से भी छोटा निकला। ओए हो, ये नून लीग को तो नहीं कह दिया आपने? कहते कहते इंडिया को खैर अभी उधर कहा है। अच्छा, अभी उधर कहा। अभी फिलहाल उधर अभी मैंने उधर कहा है ये। मोदी को कहा है मैंने ये। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बाइकआउट का बताएं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान एक स्ट्रांगली प्रोटेस्ट जरूर करता है, लेकिन ये बाइकआउट का इशू नहीं है। अच्छा, एक रेफरी को इंस्ट्रक्शन उन्होंने कह दिया, उसने आगे कन्वे कर दी, इससे कोई जो है मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये बात इतनी मीन है, इतनी छोटी बात है कि अबोमी में जैसे कह सकते हैं ना कि ये नफरत अंगेज किस्म की हरकत की है उन्होंने, जो गलीज हरकत की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस बेस को बना के आप कह रहे हैं बाइकआउट नहीं करना चाहिए पूरे टूर्नामेंट को कर। लेकिन ये एक बात है, ये टूर्नामेंट जो है ये गालिबन स्पॉन्सर्ड की हुई है इंडिया ने। जी, इंडिया होस्ट है सर इसका। दैट्स राइट। ये आप अगर इंडिया ने स्पॉन्सर्ड की है फिर ठीक है, बाइकआउट कर। ठीक है। लो जी, 1-1 वोट आ गए। मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अवैध साहब कह रहे हैं बाइकआउट करना चाहिए। कास्टिंग वोट, इरफान साहब तो प्लेयर है ना, उनसे तो सियासी सवाल नहीं पूछूंगा, हम पूछ लूंगा ये भी। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, सारा मामला आपके सामने है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त? देखें, बात जरा सोच समझ के कहना, सारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी। मैं गुजारिश कर दूं कि जिस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात बार बार की जा रही है, देखें हार जीत, टीम कमज़ोर होना, तकड़ी होना, यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप ओन करें हार को, जीत को एंजॉय करें। सही। मगर ये अगर कोई और मुल्क करता इस तरह का बिहेव, तो मैं फिर भी कहता कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। मगर क्योंकि इंडिया कर रहा है और इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, ना सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि उनके जो अज़ाइम, उनकी जो सोच, अप्रोच इंतहा पसंदाना है,
और वो यकीनन जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान आने से वो इनकारी थे या पाकिस्तान के बारे में उनके खिलाड़ियों के बारे में जो समझते जी हमें जो उन्होंने किया है, लिहाजा उस सूरत हाल को देख मेरा तो ख्याल उनसे खेलना ही नहीं चाहिए फिर, अगर उनको इतने मूड ऑफ है। मैं यही कहने लगा हूं कि अगर इस सूरत हाल में बिल्कुल उसका बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि पीछे इंडिया है। अगर कोई और कंट्री होती है कोई और तो वो करता ही ना ऐसे। ठीक, मैं ये भी यकीन से कहता हूं, और कोई कंट्री होती तो वो ये बिहेव करती ना जो इन्होंने किया है, लेकिन करती भी तो फिर भी उनसे खेलना चाहिए था। इंडिया ने क्योंकि मुतअद्दिद बार ये ऐसा किया है, लिहाजा इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। वैसे भी ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, इफेक्टिव मीन्स टू डिटर एनी मैच ऑफिशियल और मैच ऑफिशियल सपोर्ट पर्सनल फ्रॉम कंडक्टिंग देमसेल्व्स इम्प्रॉपरली on and off the field in a manner that is contrary to the spirit of cricket. And the spirit of cricket may be defined as reference to the preamble to the laws of cricket and involves respect for, amongst others, this role of the umpires and of the game and its traditional values. इसको वायलेट किया रेफरी ने। ऑब्वियसली हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का पैगाम जो है उसको गुलामों की तरह उसको आगे देना नहीं चाहिए था, दोनों कैप्टन्स को या हमारे कैप्टन को। और उसके बाद खैर मैं ही समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने बिला वजह बाइकआउट किया। अब हिंदुस्तान की टीम का जो कैप्टन है उसने जाकर जो शिकस्त हुई थी पाकिस्तान के हाथों, उसने इस T20 के मैच के जरिए उसको रिवर्स करने की नाकाम कोशिश की। किस तरह की वो जरा आप सुन लें। सुनवाएं जी क्या कहा उनके कैप्टन ने। पाकिस्तान के कैप्टन ने जब देखा कि वो रेफरी का रवैया भी ठीक नहीं और हाथ मिलाने वाला काम भी नहीं हुआ तो उन्होंने बाइकआउट किया। मेरे ख्याल में अगर मैं उनकी जगह कैप्टन होता तो मैं जाता वहां पे इसी पोडियम पे यहीं पे खिताब करता, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करता, फ़लस्तीन पे बात अगर पॉलिटिकल हो ही गया था, और मैं ये बताता कि बेसिकली हम अपनी आर्मी को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ इस मैच के। इस मैच के क्या ताल्लुक हिंदुस्तान की शिकस्त हुई। लेकिन इरफान आपकी तरफ आता हूँ। इरफान भाई पहले तो इस सवाल का जवाब, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आप अगर ग्राउंड में होते, आप कैप्टन होते या खेल रहे होते और इंडिया की टीम का ये सलूक होता, एक तो आपका सेंटीमेंट क्या होता, और दूसरा क्या आप फिर यही सजेस्ट करते बोर्ड को, इस फैसले के साथ होते कि हमें एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलने चाहिए क्योंकि रेफरी साथ मिला हुआ है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के? नहीं, असल में कामरान भाई अगर देखा जाए तो जो हमारी क्रिकेट है इस तरह की है कि खेल में इस तरह की सियासत आएगी तो फिर ये खेल नहीं रहेगी। क्योंकि जो एक कहावत मशहूर है वो उसमें यही है कि ये क्रिकेट जो है ये एक जेंटल गेम है। इसमें यही होता है कि एक टीम हारती है, ठीक, जेंटलमैन गेम है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है एक टाइम में टीम जीती है, एक हारती है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसको कहते हैं कि जाके उनके साथ हैंडशेक करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि यार कोई बात नहीं, आप और मिनट के नेक्स्ट मैच आए तो आप और अच्छा खेलेंगे, मतलब ये उनको बूस्ट अप करते हैं। तो लेकिन ये इन्होंने ये एक मतलब कि घटिया है जो एक हरकत की है इंडिया वालों ने, वो तो शर्मनाक है। उन्होंने अपना जो एक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाया, लेकिन हमें ज़्यादा मतलब इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे ऑफिशियल वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो सही लिया है। तो आपको इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कल कोई और हरकत भी करेंगे ये खेल के साथ। अब ये थोड़ा तो सा आगे मैचेस खेलने चाहिए। थोड़ा सा मुझे मैच के बारे में बताइए। पाकिस्तान की टीम जिस तरह कल खेल रही थी वो लग रहा था यार जैसे क्लब की टीम खेल रही है। क्या लॉजिक है आज अगर हम डिस्कस करें कि आपने बाबर आजम को नहीं रखा टीम में? बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है मेरे सामने T20 का हिंदुस्तान के खिलाफ वो सबसे इंप्रेसिव है। मतलब जो 2021 में मैच हुआ पाकिस्तान का इंडिया के साथ, उसमें इंडिया ने 151 किए 7 विकेटों के नुकसान में। बाबर आजम की क़यादत में बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने 152 किए, कोई विकेट लूज किए बगैर हमने मैच जीता। सितंबर 2022 में जो मैच हुआ हिंदुस्तान के साथ, बाबर आजम लीड कर रहे थे, उसमें हिंदुस्तान 181 पर 7 और हमने 182 एक रन बना के ये मैच जीता। इस तरह अक्टूबर में बड़ा क्लोज मैच हुआ। तो हमने इनको निकाल के रिजवान को और बाबर को ये जो टीम उतारी है, जो मेरे नज़दीक तो क्लब लेवल की टीम लग रही थी, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है? कितना सही डिसीजन है ये बाबर को और रिजवान को निकाल के इस टीम को उतारना? नहीं, अगर देखा जाए डिसीजन तो ये अभी चीफ सेलेक्टर जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट किया उनसे करना चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास दोनों प्लेयर हैं। इन्होंने की परफॉर्मेंस है, ठीक है आप पे बुरा टाइम आता है, आप एक टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। उसमें यही होता है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आप टीम को साथ लेके चलते हैं, फिर
पता नहीं होता इतना बड़ा प्लेयर किस मैच में और किस तरह कब परफॉर्म कर जाए। तो वो तो उनकी कमी तो कल पूरी दुनिया ने देखी है कि पूरे पाकिस्तानी जो उनके फ़ैन हैं उन्होंने देखा कि अगर होते मे भी शायद रिजल्ट का मुख्तलिफ होता, लेकिन कल जिस तरह हमने टॉस जीत के सबसे पहले जो हमने बैटिंग की है, उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात होती है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी यंगस्टर टीम को लेके गए हैं, तो वहाँ पे वो जो बड़ी टीम आई है तो उसके सामने जो हमारी क्रिकेट है काफ़ी पुअर शॉटें हैं। एक चांस मिलने के बाद फिर हम वही शॉट मार रहे हैं। 4-5 बैट्समैनों को अगर आप देखा जाए तो हर एक बॉल पहले चांस मिला, अगली बॉल पे फिर उन्होंने वही गलती की जिसके लिए मतलब कि जिसके बाद वो आउट हुए हैं। तो ये चीज़ तो है कि पाकिस्तान ने काफ़ी इरफान भाई, क्या टैलेंट हमारे पास से खत्म हो गया या हमारी टैलेंट है लेकिन सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे हम? नहीं, अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारी क्लब क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको हम जब तक ग्रूम नहीं करेंगे उतनी देर तक हम खुशी इसी तरह ही मनाएंगे। अफगानिस्तान से कभी जीत लिया, बांग्लादेश से जीत लिया, तो अभी देखा जाए तो यूएई के मैच है कि हम छोटी छोटी टीमों के साथ जीत के तो बड़े खुशी महसूस करते हैं, और जैसे कोई बड़ी टीम आती है तो उसके सामने सारा पोल खुल जाता है कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, और जितने भी अभी देखें प्लेयर खेल रहे हैं, इनके सबसे बड़ी जो है कि मतलब इनके डोमेस्टिक मैच पीछे 5-5, 6-6, 7-7 मैच हैं। जब तक आप 1-2 सीजन डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते, उसके बाद फिर जब आप टीम में आते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। आपको पता है कि प्रेशर में किस तरह आपने लेके चलना है और विकेट किस तरह बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, तो उसकी मिसाल कल हमने देखी है। टॉस जीतने के बाद हमें ये नहीं पता चला विकेट स्लो हुआ, तो हमने किस तरह इसको थोड़े से कमेंट मैं भी करूंगा। जी 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 अवैस साहब, मैं ये कह रहा, ये बड़ी अच्छी बातें हुई। इसको मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री देखिए, दुनिया में हमने टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स और इंतहाई लाजवाब किस्म के बैट्समैन जो हैं वो हमने प्रोड्यूस किए हैं, और वो रिकॉर्ड होल्डर हैं। लिहाजा चाहिए ये था कि जो फुकदान जिस बात का नज़र आया कि आपने एक आदमी को, एक सिलेक्टर वो के स्पुर्द कर दिया, जिसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और कि ना चेयरमैन को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो देखें कि ये टीम कैसे जा रही है, या क्रिकेट खेलने का उनको कोई कॉम्प्रीहेंशन नहीं है कि गेम किस अंदाज की है, कैसे खेली जाती है। चाहिए ये है कि अभी भी पाकिस्तान के जो बेस्ट जो बॉलर और बैट्समैन थे, उनका एक बोर्ड बनाना चाहिए आप, और वो बोर्ड सिलेक्ट करे, वो टैलेंट हंट करे। पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास ये टैलेंट ना हो। अच्छा आइडिया सिर्फ ये है कि हमने सर कोई पॉइंट बिल्कुल आपका आ गया क्विकली। मैंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपने भी बड़ा अच्छा किया कि एक खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, मगर जब उसको बिठाया गया इक़्तिदार पे तो क्या उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई? ये आज जो मेरे भाई अवैस साहब बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त ये चीज़ें उस शख्स को ख़ास तौर पे याद रहनी चाहिए थी कि मैंने क्रिकेट को बेहतर करना है? आप कह रहे हैं इमरान खान मींगा प्राइम मिनिस्टर ने भी तबाही फेरी क्रिकेट, तबाही फेरी है। मुस्तफा साहब एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूंगा जी, मैंने पहले भी कहा मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इतना कहना चाहूंगा कि जो बाकी मैचेस हैं, फैंटी लगाएं बाकी टीमों की, फाइनल में पहुंचे, और एक दफा फिर अगर मौका मिले तो इंडिया को उधर धो के आ जाए। हम तो ये तो कर सकते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपकी क्रिकेट कैसी है? मेरी तो अच्छी है। मैं कहता हूँ आप और मैं उतरते हैं, क्योंकि ये जो टीम हमने देखी ये तो फैंटी लगाने वाली नहीं है, ये तो फैंटी खाने वाली लग रही है मुझे। ये चले फिर टिकट कटाते हैं और मौसम नकवी साहब से बात करते हैं कि हमें बुला लें और हमें खिला लें। हाँ, ये बात। अवैस साहब की जरा थोड़ी सी एज ऊपर हो गई है, मतलब 18 से 19 साल हो गई है, वरना इनको भी बुला लेते। और मियां जावेद लतीफ साहब तो वैसे गुली डंडा खेलते, क्रिकेट को ताल्लुक नहीं। नहीं, हम सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हमने इंडिया से सर जीत के आना है, हार के नहीं आना। लेकिन एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद हमने और भी एक महाज पे जीतना है। वो महाज क्या है मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। एक ब्रेक लेंगे जी। एक तो जनाब ये सफ़े मातम बिछा हुआ है क्रिकेट का, दूसरा सफ़े मातम ये बिछा हुआ है। मुस्तफा भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि एक तरफ मरीम नवाज साहबा कह रही है कि जनाब मैं इतना काम कर रही हूँ, और ये कहा जा रहा है मैं काम क्यों कर रही हूँ, कभी मेरी तस्वीरों पर, कभी मेरी उस पर बात हो रही है, काम कर रही है तभी तशहीर हो रही है ना, एक बात। दूसरा ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुल्क में सैलाब है और प्राइम मिनिस्टर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, प्रेसिडेंट भी गए हुए। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई उन्होंने जाके भी तो उम्मत मुसलमान का ढारस बंधा रही है ना, करें तो क्या करें? जी मुस्तफा भाई। जहां तक शहबाज साहब के कतर जाने का ताल्लुक है, तो जाहिरी बात है जो इस वक्त इजराइल ने हमला किया है कतर की खुद मुख्तारी पर, और अरब लीग का एक अहम इजलास है, तो उसमें एक दिन के लिए जाने में तो कोई ऐसा हर्ज नहीं, क्योंकि हम और फिर चले गए ना वो तो मशरिक वस्ता की सूरत हाल से वाकिफ हैं।
लेकिन मुझे जिस चीज पे ताज्जुब हुआ कि सदर जरदारी जो गए चीन 10 रोजा दौरे पर, और ऐन उस वक्त गए कि जब सैलाब का पानी सिंध में दाखिल हो रहा था। कम से कम उन्हें अपने सूबे के लोगों के साथ एक यगानगत दिखाते हुए, एक स्पिरिट दिखाते हुए उन्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए था कि ये सूरत हाल खुदा न खास्ता अगर हाथ से निकलती है, लाखों लोगों को ऑलरेडी वहां पर इवैक्यूएट किया गया है और सैलाब गुजर रहा है, तो वहां पर मौजूद होना कम से कम इस संजीदगी को दिखाता लोगों को कि हाँ हुकूमत मौजूद है और तमाम अफराद चाहे जितने भी बड़े ओहदों पर हों, जो एक पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो वो वहां पर उनका होना एक ना होना एक ज्यादा नेगेटिव अमल है। इसी तरह आपको शायद याद हो कि 2011-2012 की बात है, शायद उस वक्त भी सैलाब की कैफियत पैदा हुई थी, तो सदर जरदारी साहब इत्तफाकन सिंध में नहीं थे और शायद फ्रांस के दौरे पर थे, और उस पर भी बड़ी उस वक्त तनकीद हुई थी। तो मेरे ख्याल से इस चीज की जो ऑप्टिक्स है वो जहन में रखनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी की क़यादत को, और ये दौरा मौखर कर लेते। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी ऊपर तस्वीर लगाकर वहां पर पेश ना की जा रही हो। इस मौके पर भी सेल्फ प्रोजेक्शन का जो ये अमल हमारे सामने आ रहा है, ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। चीजों को इन योर फेस नहीं होना चाहिए, बहुत सी चीजें आप सटल तरीके से भी कर सकते हैं। और जनूबी पंजाब में इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं, वहां पर जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, अब तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पे हुई तबाही के बाद हम ज़राअत को किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो राइस बेल्ट थी, जो पूरी की पूरी हमारी एग्रीकल्चरल बेल्ट थी, वो सारी की सारी इन सैलाबों के नजर हुई है, चाहे वो सेंट्रल पंजाब में हो या चाहे वो साउथ पंजाब में हो। उन लोगों की जिंदगियां हमने कैसे रिस्टोर करनी है। हमने उनको एग्रीकल्चरल इमरजेंसी का एक हमने लफ्ज इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन उसके मायने क्या है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि किसानों के लिए खाद महंगी हो गई है। तो अगर एग्रीकल्चर इमरजेंसी का ये मतलब है कि खाद महंगी हो जाएगी, जो जानवरों के लिए दवाइयां हैं वो महंगी हो जाएंगी, इस सैलाब के बाद एक मरला वबाएं फूटने का भी हमारे सामने आएगा। बिल्कुल सही। तो हमारी उस हवाले से क्या तैयारी है, उसके बारे में कोई बात की गई है या सिर्फ ये तस्वीर लगाकर वहां पर? बिल्कुल ठीक है मुस्तफा भाई, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सर तशहीर पे बात कर सकते हैं और पाकिस्तान को मुश्तरका बहुत बड़ा अलायंस बना सकता है, नॉन नेटो टाइप, जो शहबाज साहब बाहर गए हुए। कामरान साहब, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वक्त आपके पास कम है, मैं बहुत सी बातों से इत्फाक करता हूँ मुस्तफ़ा साहब की, ठीक है, मगर मैं जो असल इशू है और जो बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि ये नॉर्मल हालात नहीं हैं मुसलमान ममालिक पे, कि जिस तरह चंद महीनों में 7-8 मुसलमान ममालिक पे उसने हमला किया, वो इतना पागल है तो वो रूस पे चढ़ सकता है, वो इतना ही पागल है तो यूरोप पे किसी मुल्क पे हमला कर देता, वो अमेरिका पे हमला कर पागल नहीं है, इतना पागल नहीं है। मुसलमान ममालिक के लिए जो कुछ हो रहा है, बात सीधी सी है कि अगर आप इस मौके पे भी इकट्ठे नहीं होंगे, इस्लामी ब्लॉक नहीं बनाएंगे, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया नेटो टाइप आप कोई इस्लामी ब्लॉक बना सकते हैं जिसमें मफादात जो हैं एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मगर बात इतनी सादा नहीं है कि आप इतनी आसानी से ये ब्लॉक भी बना सकें, क्योंकि जिन्होंने ये इस्लामी ब्लॉक बनाने का नारा ही अभी दिया था उनका सोच जो कुछ हुआ आज अगर अमलन, लेकिन अमलन आज इस्लामी ममालिक को करना पड़ेगा, इसी में सबकी बका है। और उसमें आप ये देखें कि ईरान पर जब हमला हुआ और ईरान ने कतर पर क्यों हमला किया था, इसलिए कि अमेरिकन का इस खत्ते में जितना बड़े अड्डे वहाँ मौजूद हैं वो किसी और जगह नहीं, और वहाँ से जो मॉनिटर करता है और अपनी दिफा के लिए कतर जितना पैसा अमेरिका को देता है, अगर वही इस्लामी ब्लॉक बन जाए, वही इस्लामी ममालिक को दे दिया जाए, वैसा फिर तो शहबाज शरीफ बहुत बड़ी फोर्स लीड करेंगे, बड़ा उनको मौका मिल गया इंटरनेशनली कि एक नॉन नेटो टाइप मुश्तरका अलायंस बनाया जाए, इस्लामिक कंट्रियाँ सारे, तो उनको तो प्रोफाइल बहुत बढ़ रहा है। इसका मतलब वैसा आपको आवाज आ रही है जनाब? मैंने कहा शहबाज साहब का जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शहबाज साहब लीडिंग पोजीशन में होंगे, न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान, वो उस तरफ जाएंगे तो होंगे ना। देखिए बात ये सिचुएशन जो इस वक्त पैदा हो चुकी है ना, इट कॉल्स फॉर टू। एक तो पहली वो एटीट्यूड जो आपको 19th सेंचुरी में बिस्मार्क ने यूरोप में इख्तियार किया था और जर्मनी को यूनाइट करके किया था, जर्मनी को,
1861 में। हाँ जी, और उसका एक 71 में। बड़ा फेमस ब्लड एंड आयरन स्लोगन था, ब्लड एंड आपको आयरन, याद होगा। ब्लड एंड आयरन। हाँ, कि वो उसने कहा था कि पूरा सुन लीजिए, मेजॉरिटी वोट्स एंड स्पीचेस कैन नेवर सॉल्व प्रॉब्लम्स बट ब्लड एंड आयरन। यस, ये सिचुएशन जैसी हमारी आज तो कुवैत में बनी हुई है, यहाँ पे कतर में बनी हुई है, कतर में। दूसरी बात ये है कि डिसाइडेडली एडमिटेडली एक ऐसी पोजीशन है कि हमारे जो OIC के 57 कंट्री जो हैं वो ये ताकत नहीं रखते कि इजराइल के ऊपर हमला कर दें और जी उसको नेस्तो नाबूद करें और उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि जी उसने इतनी बड़ी एक सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब किया और वहाँ पे उसको इंटरफेयर किया। इसने एक काम कर सकते हैं अगर ये जुर्रत करें और वो हिला के रख देगा सारी दुनिया को, और वो ये काम है कि 57 कंट्री ये अल्टीमेटम दे दें UNO को कि विद इन 10 डेज, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दें कि अगर इन दिनों के अंदर नंबर 1 वहाँ पे फ़लस्तीन स्टेट का इनकाद नहीं होता, और नंबर 2 ये गदा की पट्टी के ऊपर तमाम इजरायली बाहर निकल जाए और वहाँ पे खुला। अच्छा, अल्टीमेटम क्या होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर ये ना किया, सुनिए अल्टीमेटम ये है कि 57 कंट्री विल क्विट UNO। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है, अगर ये सोचें कभी। अच्छा, ये दुनिया हिल जाएगी एक दफा, क्योंकि ये अल्टीमेटम जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। ये करें या कोई फैसला करें, और ये पॉसिबल है, ये सिर्फ जरूरत की बात है। नहीं, ये पॉसिबल, मुस्तफा साहब, ये कितना पॉसिबल है? जरूरत की बात है। क्या हर 57 कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट भी तो है अमेरिका इजराइल के साथ? हम हमारे सामने जो सूरत हाल है, कई छोड़ने पड़ेंगे ना, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा है, उनके अंदर इतनी जुर्रत तक नहीं हुई कि वो इजराइल के सफीर को बुलाकर एहतजाज कर लें या इजराइल की एम्बेसियां बंद कर दें। आप उन्हीं मुल्कों से तकाजा कर रहे हैं कि वो आगे बढ़कर कहेंगे कि हम इक़वाम मुत्तहिदा छोड़ देंगे। वो इकबाल ने क्या कहा था, मुसलमान नहीं है ये, अब राख का एक ढेर है, हम राख का एक ढेर है। वाह, कोई ऐसी बातें नहीं होनी। वो मैं भी सर एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता मेरे तई। अब एक ब्रेक लूंगा जी मैं। भाई, पावर डिटर्मिन करती है इखलाकियात के असूलों को। बड़ा अच्छा आइडिया दिया है अहमद अवैस साहब ने कि 57 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो बाइकआउट की धमकी दे दें। ये ऑप्शन पहले भी मौजूद थी, आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी नहीं करना। ये मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ। ये जो मजलूम वगैरह होते हैं ना, इनके साथ ना मोरालिटी बेचारों के साथ इंटरनेशनल होती है, ना पावर होती है। पावर ही सारी मोरालिटी डिफाइन करती है अनफॉर्चुनेटली। कल तक दीजिए इजाज़त।